भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। भारत का संवैधानिक विकास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो पारित अधिनियम था वह कुल मिलाकर 1773 से लेकर 1853 तक था। उसके बाद ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947 तक का जो अधिनियम था वह ब्रिटिश सरकार के तहत पारित किया गया अधिनियम था। और 1773 से जो 1853 तक था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था। फिर देखिए कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम है। पहला पॉइंट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। बंगाल का जो गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य वाला एक कमेटी बनाया गया जिसका कार्यकाल 4 वर्ष रखा गया। वो कमेटी 4 साल के बाद खत्म हो जाती थी, 4 साल का उसका कार्यकाल था। इस एक्ट के अनुसार वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल था तथा फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और वारवेल काउंसिल के सदस्य नियुक्त हुए। 4 जो सदस्य थे फ्रांसिस थे, क्लेवरिंग थे, मानसन और वारवेल थे। ये चारों काउंसिल के सदस्य थे और वारेन हेस्टिंग को प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। साफ परिषद गवर्नर जनरल को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया, यानी कि बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार दिया गया गवर्नर जनरल को। उसके बाद अगला पॉइंट है कुछ विशेष मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का अधीक्षण भी करना था, लेकिन मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों का भी अधीक्षण करना था। कुछ मामलों में मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी को भी देखरेख करना है। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। कलकत्ता में देखिए प्रश्न पूछा जाता है कि कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस एक्ट के तहत हुआ, तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 के एक्ट के तहत हुआ। 1774 ईस्वी में हुआ, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है। प्रश्न अगर पूछेगा कि कलकत्ता में किस एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ। और अगर किस तिथि को हुआ तो 1774 में हुआ। जिसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश 1 थे और अन्य न्यायाधीश 3 थे। कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने तथा भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध था। ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें कंपनी का जो व्यापार था, कंपनी के कर्मचारी पर मतलब निजी व्यापार, कोई भी कर्मचारी अपना व्यापार नहीं कर सकता था। कंपनी के जो दिया गया व्यापार था वही व्यापार कर सकता था और भारतीयों से किसी भी भारतीय से उपहार या गिफ्ट नहीं ले सकता था। अगला पॉइंट है ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी कि कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रित स्थापित किया। ब्रिटिश सरकार ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया, यानी कि कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की गई। प्रश्न पूछ सकता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। उसके बाद है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो गया, अब है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का पृथक्करण किया गया। इस एक्ट में निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, परंतु राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। यानी इस एक्ट में निदेशक मंडल जो था इसका वह कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण कर सकता था, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। फिर अगला पॉइंट है 1786 के अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति यानी कि कोई विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर सकता था। अपना जो परिषद के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसे निरस्त भी कर सकता है, यानी कि उसको रद्द भी कर सकता है और उसको लागू भी कर सकते हैं। यह अधिकार उसके पास था। फिर अगला है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी प्रदान की गई। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ भी दी गई। ये दोनों अधिकार सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सबसे पहले गवर्नर जनरल की प्रधान सेनापति की शक्तियाँ प्रदान की गई। दोनों अधिकार लॉर्ड कॉर्नवालिस के पास था। फिर अगला है 1793 का चार्टर एक्ट।
इस एक्ट के तहत कंपनी का जो अधिकार था उसको 20 बरस के लिए बढ़ा दिया गया। प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया किस एक्ट के तहत? तो 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। अगला टॉपिक है 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया। यानी कि हर भारतीय की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये खर्च करने के लिए भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये खर्च करने का उपबंध किया गया किस एक्ट के तहत? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। फिर है कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। कंपनी का जो एकाधिकार था, व्यापार करने का जो एकाधिकार था, उसे समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ है तथा चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा, लेकिन भारतीय के साथ व्यापार नहीं कर सकता था, एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन चीन के साथ और चाय के व्यापार बना रहा। फिर अगला टॉपिक है 1833 के चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग शुरू में, तो यही बंगाल के गवर्नर जनरल को, उस पद को पूरा भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इसी एक्ट की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। यानी कि कोई भी भारतीय को धर्म, जन्मस्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाता था। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया, यानी कि देश का जो शासन प्रणाली था उसे केंद्रीयकरण कर दिया, मतलब केंद्र के हाथ में चल गया। फिर उसके बाद है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो थे वो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। कंपनी का जो सारा व्यापारिक कार्य था वह समाप्त कर दिया गया तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। व्यापार करने वाला चीज़ खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया व्यापारिक कार्य, और सिर्फ राजनीतिक कार्य करना था। अगला है गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, यानी कि चौथा सदस्य जो था वह कानूनी सदस्य था। सबसे पहले मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में मान्यता मिली। मैकाले को सबसे पहले कानूनी सदस्य के रूप में मान्यता मिली। इस एक्ट के तहत साफ परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस एक्ट के तहत भारत के लिए कानून बनाने का जो अधिकार था वह गवर्नर जनरल को था। भारत के लिए कानून बना सकता था गवर्नर जनरल, अपने मन से कुछ भी कानून बना सकता था। इसी एक्ट में नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधी मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त किया गया, यानी कि भेदभाव समाप्त किया गया। इस एक्ट में नियुक्ति के लिए, सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए योग्यता के आधार पर नियुक्ति मिलता था। 1853 के चार्टर द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक कर दिया गया। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्ति से पृथक कर दिया गया, यानी कि कानून बनाने वाला और कानून का पालन करने वाला दोनों को अलग कर दिया गया। विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई, यानी कि दोनों को अलग कर दिया गया। अगला टॉपिक है विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई। मतलब कानून बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद या फिर केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, यानी कि सिविल सेवा में अगर भर्ती होना है तो उसके लिए भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। तो फ्रेंड्स, आज का भारत का संवैधानिक विकास का टॉपिक जो था डिस्क्रिप्टिव वह समाप्त हो गया। आप हमारे वीडियो पर बने रहें। अगला वीडियो में आपको इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो प्रश्न का सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।